गाइस, ईवान एग्जाम स्टडी पॉइंट में आप सबका स्वागत है। मैं हूं विनय सर। यदि आपने अभी तक मेरे चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ लाइक एवं सब्सक्राइब करके बेल प्रेस कर दें, जिससे कोई भी नोटिफिकेशन आए तत्काल आपको मिले। आज मैं लेकर आया हूं व्यक्तिगत भिन्नता का तीसरा पार्ट। यदि आप पहला और दूसरा पार्ट नहीं देखे हैं अभी तक तो प्लीज़ प्लेलिस्ट में जा करके पहला और दूसरा पार्ट देखिए। आज हम तीसरे पार्ट के अंतर्गत व्यक्तिगत भिन्नता का शैक्षिक महत्व के बारे में अध्ययन करेंगे। एजुकेशनल इम्पोर्टेंस ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंस, जिसे हिंदी में व्यक्तिगत भिन्नता का शैक्षिक महत्व कहते हैं। आइए हम इसके शैक्षिक महत्व में पहला पॉइंट है छात्रों का वर्गीकरण करके। छात्रों का वर्गीकरण करके स्टूडेंट्स क्लासिफिकेशन अर्थात छात्रों का वर्गीकरण करके। इसके अंतर्गत पहला पॉइंट है उचित शिक्षा के लिए समान गुणों वाले छात्रों का समूह बना करके शिक्षा की व्यवस्था की जा सकती है। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं विद्यालय में शिक्षा प्राप्त करने के लिए आने वाले बच्चों में केवल आयु का ही अंतर नहीं होता है, बल्कि उनमें शारीरिक, मानसिक और संवेगात्मक अंतर भी देखने को मिलता है। अतः बालकों का उनकी आयु और मानसिक स्तर के आधार पर उनका वर्गीकरण किया जा सकता है। छात्रों के वर्गीकरण में दूसरा पॉइंट है यह वर्गीकरण आयु, बुद्धि, अभिरुचि, अभिक्षमता के आधार पर उनका वर्गीकरण किया जा सकता है। तीसरा पॉइंट है समरूप छात्र समूह को सामान्य, उत्तम तथा निम्न वर्गों में बांट करके शिक्षा की व्यवस्था की जानी चाहिए। इसके अंतर्गत चौथा पॉइंट है प्रत्येक कक्षा को श्रेष्ठ, सामान्य और निम्न मानसिक योग्यता वाले बालकों के 3 समूहों में बांटकर विभाजित किया जाना चाहिए। अतः हम दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि बालक का उसके मानसिक, शारीरिक और आयु एवं अभिक्षमता के आधार पर उसका वर्गीकरण किया जाना चाहिए। छात्रों के वर्गीकरण के आधार पर मार्क्स एवं बिंगो के अनुसार व्यक्तिगत विभिन्नताएं वास्तव में सीखने के लिए तत्परता की विभिन्नताएं हैं। इनके अनुसार अमेरिका में वर्गीकरण का नवीनतम विधि यह है 9 वर्ष की अवस्था तक आयु के अनुसार उनका वर्गीकरण किया जाना चाहिए। दूसरा पॉइंट है 9 वर्ष तक की अवस्था तक रुचियों के अनुसार उसका वर्गीकरण किया जाना चाहिए। तीसरा पॉइंट है 13 वर्ष की अवस्था के बाद मानसिक योग्यताओं के आधार पर बालक का या छात्र का वर्गीकरण किया जाना चाहिए। व्यक्तिगत भिन्नता के शैक्षिक महत्व के अंतर्गत यह दूसरा आधारभूत तत्व है व्यक्तिगत शिक्षण की व्यवस्था है, जिसे अंग्रेजी में इंडिविजुअल कोचिंग कहा जाता है। व्यक्तिगत शिक्षण व्यवस्था के अंतर्गत पहला पॉइंट है कि कमजोर, तीव्र, मंद बुद्धि आदि विभिन्नताओं को ध्यान में रखते हुए छात्रों को व्यक्तिगत शिक्षण दिया जाना चाहिए। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं यद्यपि कक्षा में विभिन्न छात्रों को एक साथ शिक्षण कार्य किया जाता है, एक पाठ्यक्रम होता है और एक ही शिक्षण विधि का प्रयोग किया जाता है, इससे कुछ परंपरागत शिक्षण विधियों का प्रयोग किया जाता है। इससे कुछ ही छात्र इसका लाभ उठा पाते हैं। व्यक्तिगत शिक्षण व्यवस्था के अंतर्गत दूसरा पॉइंट है प्रोजेक्ट उपटन विधि आदि शिक्षण विधियों का प्रयोग करके उपयुक्त शिक्षण की व्यवस्था की जा सकती है।
अर्थात हम प्रोजेक्ट विधि का प्रयोग कर सकते हैं शिक्षण कार्य के लिए, उपटन विधि का भी प्रयोग कर सकते हैं कि हम उपयुक्त विधियों के द्वारा ही उपयुक्त शिक्षा की व्यवस्था की जा सकती है। तीसरा पॉइंट है, इन विचारों से ही कह रहे हैं कि इन विचारों से ही प्रेरित होकर के व्यक्तिगत शिक्षण के लिए 2 नवीन योजनाएं आरंभ की गई हैं। पहला है डाल्टन योजना, दूसरा है विनेडिका योजना। ये 2 नवीन योजनाएं हैं। इस प्रकार की योजनाएं प्रत्येक विद्यालय में कार्यान्वित की जानी चाहिए। क्रो एवं क्रो के अनुसार विद्यालय का यह कर्तव्य है कि वह प्रत्येक बालक के लिए उपयुक्त शिक्षा की व्यवस्था करे, भले ही वह अन्य बालकों से भिन्न क्यों ना हो। यह परिभाषा क्रो एवं क्रो महोदय ने दिया है। व्यक्तिगत शिक्षण व्यवस्था के अंतर्गत जो कमजोर बालक हैं, इन नियमावलियों का पालन करके हम शिक्षण कार्य में सुधार कर सकते हैं। व्यक्तिगत विभिन्नता के शैक्षिक महत्व के अंतर्गत तीसरा पॉइंट है पाठ्यक्रम, जिसे अंग्रेजी में करिकुलम कहते हैं। पाठ्यक्रम छात्रों के लिए ऐसा होना चाहिए कि विभिन्न छात्र समूहों के लिए उसकी रुचि के अनुसार हो, उसकी क्षमता के तथा योग्यता के अनुसार पाठ्यक्रम कैसा होना चाहिए, लचीला होना चाहिए, जिससे उसे उपयोग में लाया जा सके। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि पाठ्यक्रम छात्र के योग्यता एवं क्षमता के अनुकूल होना चाहिए, उसकी मानसिक स्थिति के अनुकूल होना चाहिए। पाठ्यक्रम को बनाते समय शिक्षक को उसकी क्षमता योग्यता के अनुसार ही पाठ्यक्रम का निर्माण करना चाहिए, जिससे उसको उपयोग में लाया जा सके। व्यक्तिगत भिन्नता के शैक्षिक महत्व के अंतर्गत चौथा पॉइंट है व्यावसायिक निर्देशन, वोकेशनल गाइडेंस। इसके अंतर्गत पहला पॉइंट है माध्यमिक स्तर तक आते आते छात्र भावी व्यवसाय के चयन के लिए सजग हो जाता है। वैयक्तिक विभिन्नता के आधार पर छात्रों को व्यावसायिक निर्देशन दिया जाना चाहिए। दूसरा पॉइंट है शिक्षक शैक्षिक निर्देशन द्वारा उपयुक्त विषयों और व्यावसायिक निर्देशन द्वारा सर्वोत्तम व्यवसाय का चयन करने में बालकों को अपूर्व सहायता दे सकता है। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि बालक की रुचियों के अनुसार उसके व्यवसाय के क्षेत्र में उसका योगदान करना चाहिए। कहते हैं कि माध्यमिक स्तर तक बालक विषयों और व्यवसाय का चयन करना प्रारंभ कर देते हैं, इसलिए उनको पाठ्यक्रम में शैक्षिक निर्देशन के द्वारा व्यावसायिक निर्देशन भी दिया जाना चाहिए। व्यक्तित्व भिन्नता के अंतर्गत यह पांचवा शैक्षिक महत्व है कक्षा का सीमित आकार, जिसे अंग्रेजी भाषा में लिमिटेड क्लास साइज कहते हैं। रास महोदय ने लिखा है कि प्रत्येक शिक्षक के संरक्षण में उतने ही छात्र हों जिन्हें वह व्यक्तिगत रूप से जानता हो। यदि कक्ष में छात्रों की संख्या 40 या 50 होगी तो शिक्षक के लिए यह संभव होगा कि प्रत्येक छात्र के पास व्यक्तिगत रूप से वह संपर्क स्थापित नहीं कर सकता। ऐसी दशा में शैक्षिक आवश्यकताओं की पूर्ति करने में शिक्षक असमर्थ रहता है, इसलिए कक्षा का आकार बहुत सीमित होना चाहिए। जबकि मनोवैज्ञानिकों का मत है कि कक्षा में छात्रों की संख्या 20 होनी चाहिए। अगर इससे ज़्यादा होती है तो शिक्षक प्रत्येक छात्र से व्यक्तिगत रूप से संपर्क स्थापित नहीं कर पाएगा, जिससे शिक्षण कार्य में असमर्थता होगी। व्यक्तिगत भिन्नता का छठवां शैक्षिक महत्व शिक्षण विधियों में परिवर्तन, चेंज इन टीचिंग मेथड।
इसके अनुसार बालकों के व्यक्तिगत भेदों के अनुसार शिक्षण पद्धतियों में यथाशीघ्र परिवर्तन किया जाए। शिक्षण की ये नवीन विधियां गतिशील, क्रियात्मक और मनोवैज्ञानिक होनी चाहिए। छोटे बालकों को, अगले पॉइंट है, छोटे बालकों को खेल विधि द्वारा, गीत द्वारा तथा लय विधि से पढ़ाना चाहिए। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि छात्रों को खेल विधि द्वारा भी शिक्षण कार्य किया जाना चाहिए। व्यक्तिगत भिन्नता के शैक्षिक महत्व के अंतर्गत 7वां पॉइंट है शारीरिक दोषों के प्रति ध्यान, अटेंशन टुवार्ड्स फिजिकल डिफेक्ट्स। इस संबंध में BF स्किनर महोदय ने 4 सुझाव दिए हैं। जिन छात्रों को कम दिखाई या सुनाई देता है उन्हें कक्षा में सबसे आगे बैठाया जाए। दूसरा सुझाव दिया इन्होंने, निर्बल और कुपोषित बालकों के लिए विश्राम के घंटे निश्चित किए जाएं, अर्थात उनको विश्राम करने के लिए उनको समय दिया जाए, उनको अलग से समय दिया जाए उनको। तीसरा सुझाव इन्होंने दिया, प्रत्येक बालक की डॉक्टरी जांच की जाए, प्रत्येक विद्यालय में डॉक्टर की नियुक्ति की जाए। ये BF स्किनर महोदय ने 4 सुझाव दिए थे। यह व्यक्तिगत भिन्नता का अंतिम शैक्षिक महत्व है, जो जिसे गृह कार्य, असाइनमेंट या होमवर्क। शिक्षक गृह कार्य देते समय छात्रों की मानसिक योग्यता तथा क्षमता के अनुसार गृह कार्य देना चाहिए। हम दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि अगर बालक की मानसिक योग्यता कक्षा 4 की है तो उसे उसकी मानसिक योग्यता के ही अनुसार गृह कार्य देना चाहिए। यदि अभी तक हमारे चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ लाइक एवं सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर दें, जिससे कोई भी नोटिफिकेशन आए तत्काल आप तक